अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू आउटकम रिसर्च है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत जो है हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आउटकम रिसर्च विद रिलेशन टू डोनाबिडियन थ्योरी इससे करेंगे। ठीक है, सो इसमें हम बात करेंगे एवेल डोनाबिडियन के बारे में, जिन्होंने आउटकम रिसर्च के बारे में कुछ बातें की थी। वो क्या बातें की थी उन्होंने, तो इस पर हम डिटेल के साथ आज बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द टर्म आउटकम वाज कॉइन्ड बाय डोनाबिडियन। ये टर्म जो आउटकम है इसको सबसे पहले डोनाबिडियन ने क्या किया था, यूज़ किया था। डोनाबिडियन कौन थे? डोनाबिडियन जो है ये असल में हमारे साथ एक फिजिशियन थे और एक हेल्थ पॉलिसी रिसर्चर थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में ये क्या करते थे, लोगों को पढ़ाते भी थे और इसके साथ साथ रिसर्चर थे, रिसर्च भी किया करते थे। इनका जो बड़ा कारनामा है वो ये है कि इन्होंने हेल्थ केयर क्वालिटी मैनेजमेंट में अपना एक किरदार अदा किया था और इन्होंने जो है कुछ प्रपोजल पेश किए थे, जिसके बेस पर इन्होंने ये बातें की थी कि आप किस तरह से अपनी जो हेल्थ केयर क्वालिटी है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिसको इन्होंने अपने थ्योरी में प्रेजेंट किए थे, अपने थ्योरी में जो है लोगों को बताया थे। तो उस पर अब डिटेल के साथ बात करेंगे। एवेडस डोनाबिडियन 1919 में इनकी पैदाइश हुई थी और 2000 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, वॉज अ फिजिशियन एंड हेल्थ पॉलिसी रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ हु इज क्रेडिटेड विद द अर्लीस्ट वर्क इन हेल्थ केयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ये एवेडस डोनाबिडियन जो थे ये असल में हमारे साथ एक फिजिशियन थे और एक हेल्थ पॉलिसी रिसर्चर थे। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, इनका जो बड़ा कारनामा है वो ये है कि इन्होंने जो है हेल्थ केयर क्वालिटी मैनेजमेंट में अपना एक किरदार अदा किया था। इन्होंने जो है लोगों को बताया था, हेल्थ केयर जो स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, उनको जो है ये बताया था कि आप किस तरह से अपनी जो केयर है इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से आप इंटरवेंशन को, मेडिकल प्रोसेसेस को, मेडिकल प्रोसीजर्स को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इसके हवाले से इन्होंने एक मुकम्मल तौर पर एक थ्योरी पेश की थी। एवेडस डोनाबिडियन proposed a theory of quality health care and provided a process for evaluating। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसको क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है बताया था कि आप किस तरह से जो हेल्थ केयर क्वालिटी है इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और इस प्रोसेस को आप किस तरह से एवॉल्वेट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको पता चले कि आपने जो इंटरवेंशन की है, आपने जो केयर दी है अपने पेशेंट को, तो आया ये इफ़ेक्टिव हुई है या नहीं, आया इससे आपके पेशेंट पर अच्छे असरात मुरतब हुए हैं या नहीं, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसमें तब्दीलियाँ इससे वाक़या हुई है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में एवेडस डोनाबिडियन ने जो है अपनी थ्योरी में बातें की थी। ठीक है, His model was published in 1980 and provided the early framework for performance measurement एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। ठीक है, इनका जो मॉडल है इसको जो है 1980 में पब्लिश किया गया था और इस थ्योरी के बेस, इस मॉडल के बेस पर जो है इन्होंने एक मुकम्मल तौर पर एक ढांचा जो है, एक स्ट्रक्चर जो है लोगों के सामने पेश की थी कि किस तरह से आप जो है नर्सिस की जो परफॉर्मेंस है उसकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं और किस तरह से आप जो हेल्थ केयर है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, अपने जो स्किल्स है इसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में एवेडस डोनाबिडियन ने काफ़ी डिटेल के साथ अपनी थ्योरी में बात की थी। ठीक है, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ आउटकम रिसर्च। अब इस थ्योरेटिकल बेसिस मतलब इस थ्योरी में जो डोनाबिडियन ने बातें की थी आउटकम रिसर्च के बारे में, वो क्या थी?
Donabedian proposed the manner in which we conceive of health and for our responsibility for it makes a fundamental difference to the concept of quality and as a result to the method that we use to assess and assure the quality of care. बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैं आपको इसकी वजाहत कर देता हूँ। डोनाबेडियन ने अपनी थ्योरी में ये बात की थी कि जिस तरीके से हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और हेल्थ के हवाले से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, तो ये दोनों जो है हमें एक बुनियादी डिफरेंस के बारे में बताती है। किस चीज़ के हवाले से? कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी के हवाले से, और इस क्वालिटी को एसेस करने के लिए और इस क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, तो इन दो चीज़ों के बारे में जो है ये हमें एक बुनियादी डिफरेंस जो है उसकी वजाहत करती है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने जो है अपनी थ्योरी में की थी। सिंपल अल्फाज में मज़ीद इसकी जो मतलब है वो ये है कि डोनाबेडियन ने जो है अपनी थ्योरी में ये बात की थी कि हम हेल्थ के बारे में हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, ठीक है, हमारे जो ख्यालात है, और इसी तरह से हम अपने हेल्थ के लिए जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंसीडर करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों से जो है ये दोनों चीज़ें जो है हमें कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी और इसी तरह से जो हेल्थ केयर है या क्वालिटी ऑफ केयर है, इसके लिए हम जितने भी मेथड यूज़ करते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको मुकम्मल तौर पर हमें बुनियादी तौर पर ये वाज़े करके दिखाती है। ठीक है, द मॉडल डिवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, और इसी तरह से इस मॉडल में जो है डोनाबेडियन ने जो हेल्थ केयर सर्विसेज है इसको जो है 3 बुनियादी कैटेगरीज या कंपोनेंट में इसको तकसीम किया था। ठीक है, अब अगर कोई शख्स कोई हेल्थ केयर जो मेंबर है या कोई हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है, अगर वो इन तीनों कंपोनेंट पर काम करता है, इन तीनों कंपोनेंट को फॉलो करते हुए अपने पेशेंट की केयर करते हैं, तो इससे ये होगा कि उनकी जो केयर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, उनकी केयर से जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, और इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनकी जो नॉलेज है, उनके जो स्किल्स है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट आएगी। ठीक है, तो वो 3 कंपोनेंट कौन से हैं? इसमें पहला कंपोनेंट हमारे साथ स्ट्रक्चर है, दूसरा कंपोनेंट हमारे साथ प्रोसेस है, और तीसरा कंपोनेंट हमारे साथ आउटकम है। स्ट्रक्चर से यहाँ पर क्या मुराद है? स्ट्रक्चर से यहाँ पर मुराद आपकी जो फिज़िकल और ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम का, जिसमें आपके जो फैसिलिटीज़ है, मतलब आप अपने सिस्टम हॉस्पिटल में आप कौन से फैसिलिटीज़ अपने पेशेंट को दे रहे हैं, ये आ जाते हैं। इसी तरह से आप पेशेंट की जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए आप किस तरह की इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आया आपके जो इक्विपमेंट है जो कि आप ट्रीटमेंट और केयर के दौरान यूज़ करते हैं, आया वो एडवांस है या नहीं, ठीक है, तो इक्विपमेंट्स पर डिपेंड करता है। इसी तरह से आपकी जो स्टाफिंग लेवल है, ठीक है, आपके पास स्टाफ है या नहीं, आपके पास स्टाफ जो है आपकी ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं, जिससे आप जो है आसानी से अपने क्लाइंट्स को टाइम दे सके, ठीक है, अपने क्लाइंट्स के जो कंप्लेन है उसको सही तरीके से सुन सके, तो आपकी स्टाफिंग लेवल जो है ये आपके स्ट्रक्चर में आ जाती है। और इसी तरह से जो दूसरे रिसोर्सेज होते हैं जो कि क्वालिटी ऑफ केयर या हाई क्वालिटी ऑफ केयर देने के लिए ज़रूरी होती है, तो ये सारी बातें जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपके स्ट्रक्चर में आ जाती है। ठीक है, तो अगर आपका स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा, आपके स्ट्रक्चर में किसी किस्म की कमी नहीं होगी, तो इससे ज़ाहिर तौर पर आपके जो नीड्स होंगे और आपके जो फैसिलिटीज़ होंगे वो क्या होंगे, वो इन्हेंस होंगे, पेशेंट जो है आपसे ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, पेशेंट जो है आपसे खुश होंगे, और आपका जो केयर देने का तरीका है वो भी एडवांस होगा और इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी कंपोनेंट आती है इस मॉडल की वो है प्रोसेस। प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रोसेस से मुराद ये है कि आप जो केयर दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो है आपके पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, इसी तरह से जो
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पेशेंट के दरमियान इंटरेक्शन होती है। इसके साथ साथ आप जो डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें आ जाती है। और इसके अलावा जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट ऑफ केयर होता है तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। सिंपल अल्फाज में प्रोसेस का मतलब ये है कि आप किस तरीके से केयर अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, किस तरीके से किस मेथड के ज़रिए आप केयर जो है अपने पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, आया वो मेथड जो है वो सेटिस्फाइंग है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी प्रोसेस में आ जाती है। जबकि आउटकम, सिंपल अल्फाज में आउटकम से मुराद ये है कि आपने जो केयर दिया हुआ होता है अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट्स को, तो उस केयर के आपके पेशेंट पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। आया आपकी ट्रीटमेंट देने से आपके पेशेंट की सेहत में बेहतरी आई है या नहीं। तो ये बातें जो है हम क्या करते हैं, आउटकम में देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट फिर ज़ाया नहीं होगी बल्कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और आपको इसके पॉजिटिव नताइज जो है वो देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसके बरक्स करते हैं, आपके पास जो है स्टाफ जो है वो सही मकदार में ना हो, ठीक है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस ना हो, ठीक है, और इसी तरह से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं हो, ठीक है, तो इससे बहुत सारे मसाइल जो है फिर पेशेंट को भी दरपेश आएंगे और इसके साथ साथ नर्सिंग स्टाफ को भी फिर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो, उसमें बेहतरी आए, वो इफ़ेक्टिव हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ये तीनों कंपोनेंट क्या हो, ये तीनों कंपोनेंट सफिशिएंट हो, कंप्लीट हो। Donabedian identified 3 foci of evaluation in appraisal quality, जिसमें एक हमारे साथ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि इसमें हमारे साथ नर्सिंग यूनिट्स आ जाते हैं, मतलब नर्सिंग जो स्टाफ है, हॉस्पिटल आ जाता है, और इसी तरह से जो होम हेल्थ एजेंसीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा प्रोसेस, ये हमारे साथ दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, किस तरह से आप अपने पेशेंट को केयर दे रहे हैं, ठीक है, आपका केयर देने का जो स्टाइल है वो किस तरह से, आया आप स्टैंडर्ड ऑफ केयर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो ये सारी बातें आपकी प्रोसेस कंपोनेंट में आ जाती है। इसके अलावा आउटकम जो है ये हमारे साथ लास्ट कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपनी केयर की जो एंड रिज़ल्ट है उसको देखते हैं कि हमने जो केयर दिया था अपने पेशेंट को, आया इससे हमारे पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा है या नहीं, उनकी सेहत में बेहतरी आई है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, आउटकम में देखते हैं। ठीक है, डोनाबेडियन थ्योरी की जो बेसिक कंपोनेंट है वो हमारे साथ 3 है, एक स्ट्रक्चर, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटकम। स्ट्रक्चर में मैंने आपको स्टार्ट में बताया इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हॉस्पिटल में जो बेड्स है उनकी तादाद सही मकदार में मौजूद है या नहीं, जो इक्विपमेंट है वो मौजूद है या नहीं, जो मेथड्स है, जो रूल्स रेगुलेशन है वो मौजूद है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाता है। डेमोग्राफी देखी जाती है, टेक्नोलॉजी को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं। इसी तरह से एजुकेशन हो गई और जितनी भी फैसिलिटीज़ है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में देखते हैं। इसी तरह से प्रोसेस में हम डायग्नोसिस करते हैं कि डायग्नोसिस किस तरीके से किया जा रहा है, ट्रीटमेंट कैसी दी जा रही है, एप्रोप्रिएटनेस है या नहीं, प्रोसेस ऑफ केयर मतलब जिस तरीके से केयर दी जा रही है वो सेटिस्फाइंग है या नहीं। इसी तरह से रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस में देखते हैं और आउटकम में ज़ाहिरी बात है एंड रिज़ल्ट को देखते हैं कि हमारी केयर से मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीज़ आई है या नहीं, मोर्बिडिटी रेट में डिक्रीज़ आई है या नहीं, मोर्टेलिटी से मुराद डेथ रेट में डिक्रीज़ आई है या नहीं, कमी आई है या नहीं, मोर्बिडिटी से मुराद जो बीमारियों की शरह है उसमें कमी आई है या नहीं। इसी तरह से कॉस्ट को हम देखते हैं कि कितना ख़र्चा इस पर आया है, फैक्टर क्रिएटिंग कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, आउटकम में
चेक करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इससे फिर हमें पता चल जाता है कि आया हमने जितनी इंटरवेंशन की थी, जितनी केयर अपने क्लाइंट्स को दी थी, आया वो इफ़ेक्टिव साबित हुई है या नहीं, आया उससे हमारे क्लाइंट की कंडीशन में बेहतरी आई है या नहीं। ठीक है। डोनाबिडियन मॉडल फॉर क्वालिटी ऑफ केयर स्ट्रक्चर, वही बातें हैं बार बार यहाँ पर आपको रिवाइज की जा रही है। स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टरिस्टिक योर हेल्थ केयर अकर। स्ट्रक्चर में हम जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके जो फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल खसूसियात है उसके बारे में हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके बारे में हम इवॉल्यूशन करते हैं। प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रोसेस में हम फोकस ऑन द केयर डिलीवर टू पेशेंट, पेशेंट को जो केयर डिलीवर की जा रही होती है तो उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है। जबकि आउटकम में हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ हेल्थ केयर ऑन द स्टेटस ऑफ पेशेंट एंड पॉपुलेशन, जो हेल्थ केयर हमने पेशेंट और पॉपुलेशन को दी है तो इससे उनके हेल्थ स्टेटस पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, आया उनमें बेहतरी आई है या नहीं। तो ये सब कुछ हम आउटकम में क्या करते हैं, चेक करते हैं। आउटकम रिसर्च एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, अब इसके हवाले से बात करेंगे कि आउटकम रिसर्च और नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है, इसमें क्या होता है। आउटकम स्टडी प्रोवाइड अ रिच अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर साइंटिफिक अंडरपिनिंग फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है। जब आप आउटकम रिसर्च करते हैं या आउटकम को स्टडी करते हैं, ठीक है, आउटकम किसे कहते हैं, आउटकम का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई काम करते हैं, कोई प्रोसेस को सर अंजाम देते हैं, कोई इवेंट को फेस करते हैं, तो उसके आखिर में जो नतीजा आपके पास आता है तो उसको हम आउटकम कहते हैं। और उसी नतीजे से आपको पता चलता है, उसी नतीजे से आप जो है, उसी नतीजे के बेस पर आप ये फैसला करते हैं कि आया आपको जो है फ़ायदा पहुंचा है या नुकसान पहुंचा है, आपको आप में बेहतरी आई है या आप में जो है कमी हुई है। ठीक है। सो जब आप आउटकम को स्टडी करते हैं तो इससे ये फ़ायदा मिलता है आपको कि आपके पास फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसको आप जो है बेहतर बनाएं, आप अपने जो स्किल्स है उसको आप इम्प्रूव करें, क्योंकि आउटकम से ही आपको पता चलता है कि आपने जो केयर दी थी अपने पेशेंट को तो आया उस केयर से आपके पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें बेहतरी आई है या नहीं। अगर बेहतरी आती है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैंने जो केयर दी थी वो इफ़ेक्टिव थी, उससे जो है मेरे पेशेंट की जो हेल्थ है, जो सेहत है, उसमें बेहतरी आई है, मेरा पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, उनकी जो इलनेस लेवल है वो डिक्रीज़ हो रही है और वो वेलनेस की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप आउटकम को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आउटकम को स्टडी करने से ही आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको फिर पता चलेगा कि जो केयर्स मैंने दिए थे, जो इंटरवेंशन मैंने की थी, जो मेडिकल प्रोसीजर मैंने की थी, तो आया वो इफ़ेक्टिव थी या नहीं। तो इस तरह से आपकी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसमें क्या आएगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। अगर पेशेंट की सेहत में बेहतरी आए तब भी आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट आएगी। आप उस स्किल पर जो है आप क्या हो जाएंगे, आप उस स्किल पर मुकम्मल तौर पर इंश्योर हो जाएंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ, मैंने जो स्किल परफॉर्म किया था वो ठीक था, जिसकी वजह से मेरे पेशेंट की जो सेहत है वो बेहतर हो रही है। और अगर सेहत बेहतर ना हुई तो आपको तब भी पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी गलती मुझसे स्किल्स को परफॉर्म करने के दौरान हुई जिसकी वजह से मेरे पेशेंट की जो सेहत है वो बहाल ना हो सकी। तो फिर उसके लिए भी आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। नर्स रिसर्चर हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एफर्ट टू एग्जामाइन द आउटकम्स ऑफ पेशेंट केयर। और इसी तरह से जितने भी नर्सर रिसर्चर है तो वो एक्टिवली इस काम में जो है अपनी दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो अपनी कोशिश ही कर रहे हैं कि वो अपनी आउटकम को जो है वो मालूम कर सके। मतलब जो केयर उन्होंने दिया था अपने पेशेंट को तो उस केयर के जो नताइज है वो क्या निकले। ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए जो है जितने भी नर्स रिसर्चर है वो क्या है, वो काम कर रहे हैं। ठीक है।
Ideally, we would like to understand the outcome of nursing practice within one-to-one nurse-patient relationship. However, in most cases, the nursing effects is shared because more than one nurse care for a patient. ठीक है, इसके अलावा आइडियली अगर हम बात करें तो आइडियली जो है हम जो है नर्सिंग प्रैक्टिस के जो आउटकम है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश इस तरह से करते हैं कि एक नर्स और पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है और उसके बेस पर जो केयर दी जाती है तो उसके ज़रिए जो है हम मालूम करते हैं आउटकम्स को कि आया हमारे पेशेंट को जो केयर दी जा रही है उससे उनको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर केसेस में जो नर्सिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं मतलब जो नर्सिंग आउटकम है उसको दूसरे नर्सिंग स्टाफ्स के साथ जो है वो शेयर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम है जो हॉस्पिटल सिस्टम होते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा नर्स जो है वो अपने पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, तो उनके साथ शेयर करने का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि सब के पास जो है नॉलेज जो है वो अवेलेबल हो, सबको जो है इंफॉर्मेशन मिले और इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए इस इंफॉर्मेशन के बेस पर वो अपनी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करे, उसको बेहतर बनाए और बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट की केयर करे, अपने क्लाइंट का ख्याल रखे। तो ये हमारे साथ स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, जिसमें नर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस नॉलेज स्किल, नर्स के पास एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, स्किल्स भी होने चाहिए। अगर ये होंगे तो वो फिर असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन एंड फॉलो अप केयर आसानी से कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपके पास स्टाफ जो है मिक्स स्टाफ होने चाहिए, वर्कलोड जो है वो सब स्टाफ के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और असाइनमेंट पैटर्न होने चाहिए। जबकि पेशेंट में हम क्या करते हैं, हेल्थ स्टेटस हम पेशेंट की चेक करते हैं, उसकी जो सेवेरिटी और मॉर्बिडिटी है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइम सेंसिटिव आउटकम्स के बारे में। टाइम सेंसिटिव से मुराद ये है कि जो केयर हम दे रहे हैं उस केयर के जो आउटकम है उसके जो नताइज है वो हमें उसी टाइम मिल रहे हैं या कुछ टाइम बाद मिल रहे हैं या कुछ दिनों बाद या हफ्तों बाद मिल रहे हैं, तो इसको कहते हैं टाइम सेंसिटिव आउटकम्स। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म्स आउटकम से मुराद ये है कि जब आप अपने क्लाइंट को केयर दे देते हैं और केयर देने के बाद आपको उसी टाइम उसके नताइज मिलना शुरू हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट टर्म आउटकम्स कहते हैं। ठीक है, रिजल्ट अचीव इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, आपको जो है कम टाइम में उसी टाइम जो है आपकी जो इंटरवेंशन होते हैं उसके नताइज मिलना शुरू हो जाए तो इसको शॉर्ट टर्म्स आउटकम कहते हैं। जिसमें मिसाल के तौर पर एक पेशेंट को पेन हो रही है तो पेन को रिलीव करने के लिए आपने उनको पेन किलर दिया जिसकी वजह से उनका जो पेन है वो उसी टाइम रिलीव हो गया, वो पेन से जो है उनको छुटकारा मिला, तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म आउटकम। इसी तरह से ड्रॉप इन ग्लूकोज फ्रॉम इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, एक पेशेंट जो है वो हाइपर मतलब उनको जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हुई है तो ग्लूकोज लेवल को डाउन करने के लिए आपने उनको इंसुलिन जो है वो एडमिनिस्टर की, तो इंसुलिन देने के बाद उनकी जो ग्लूकोज लेवल है वो उसी टाइम डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म आउटकम। इसके अलावा इंक्रीज़ इन नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स। ठीक है, इंटरमीडिएट आउटकम रिजल्ट दैट अकर्स आफ्टर एन इनोवेशन इज़ इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंटरमीडिएट आउटकम से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा ओबेस्ट है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो ओवरवेट होने की वजह से आप जो है उनके साथ एक कोर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसके दौरान जो है आपने उनका वेट कवर करना होता है, कम करना होता है। ठीक है, सो आपने एक कोर्स उसके साथ स्टार्ट किया और वो कोर्स जो है एक ख़ास टाइम में जो है कंप्लीट हुआ जिसकी वजह से उनकी जो वेट है वो लॉस हो गई। ठीक है, और आपने जो है एक पेशेंट को जो है उसको सिगरेट स्मोकिंग जो है उस पर उसको वो बंद किया,
की जो आदत है सिगरेट स्मोकिंग की उससे आपने उनको छुड़ा दिया, ठीक है, एक ख़ास टाइम में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इंटरमीडिएट आउटकम कहते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म आउटकम से मुराद ये है कि प्राइमरी चेंजेस इन बिहेवियर और स्टेटस, आप किसी पेशेंट के जो बिहेवियर है या उनकी जो स्टेटस है उसमें आप चेंजेस लाना चाहते हैं, तो ये चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आएंगे क्योंकि आप उनकी जो पूरी लाइफस्टाइल है उसको आप बदलने जा रहे होते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो है एक ख़ास टाइम जो है आपको दरकार होता है, तो उस ख़ास टाइम में आपने इसको कवर करना होता है, ठीक है। तो एक ख़ास अरसे के बाद जब आप अपना एक टास्क को कवर करते हैं तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म आउटकम, ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशन कंप्लायंस फॉर क्रॉनिक कंडीशन, जो क्रॉनिक कंडीशन होते हैं, ठीक है, मतलब वो कंडीशन, वो बीमारियां जिस पर जो कि 6 महीने से ज़्यादा अरसे पर मुहित थी, तो उन बीमारियों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, अबूर हासिल करने के लिए आप जो मेडिकेशन दे रहे होते हैं उनको, तो ज़ाहिर बात है इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है वो असर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वो नज़र आना शुरू होते हैं। तो इस वजह से इसको लॉन्ग टर्म्स आउटकम कहते हैं। वेरियस टाइप ऑफ आउटकम मेजर्स यूज इन आउटकम रिसर्च, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ इकोनॉमिक आउटकम आ जाता है, इसी तरह से क्लिनिकल आउटकम एंड ह्यूमनिस्टिक आउटकम, इसको आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल आउटकम किसे कहते हैं? मेजरेबल चेंजेस इन हेल्थ स्टेटस ड्यू टू एन इंटरवेंशन, आप अपने क्लाइंट को केयर दे रहे हैं, आप अपने क्लाइंट की इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो इंटरवेंशन करने के बाद उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसमें आपको इस तरह के चेंजेस नज़र आ जाए जिसको आप बआसानी से मेजर कर सकते हो, बआसानी से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्लिनिकल आउटकम्स कहते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, ग्लूकोज लेवल आप मेंटेन रखते हैं, या लो डेंसिटी लिपिड्स हो गए, कोलेस्ट्रोल लेवल हो गया, ठीक है। फाइनल में हम क्या करते हैं, स्ट्रोक से हम अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं, छुटकारा दिलाते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद आप अपने क्लाइंट को जो है दोबारा जो है अपने जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसकी तरफ लाते हैं, या अगर कोई डेथ हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हम क्लिनिकल आउटकम में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इवॉल्वेटेड यूजिंग क्लिनिकल ट्रायल्स एंड पोस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट, और इसकी जो इवॉल्वेशन होती है तो ये हम क्लिनिकल ट्रायल्स को यूज़ करते हुए, या जो पोस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट्स होते हैं, मतलब ट्रीटमेंट देने के बाद हमारे पास जो रिपोर्ट आते हैं तो उसको देखकर उसकी इवॉल्वेशन करके हम क्या करते हैं, क्लिनिकल आउटकम जो नताइज होते हैं उस पर उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल डिजीज़ हो गए, इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज़ ऑन पेशेंट, डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। इंटरवेंशन में स्टेटीन फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक। कंप्लायंस में हम बायोफॉस्फोनेट परसिस्टेंट ऑन फ्रैक्चर रिस्क, ठीक है। इकोनॉमिक आउटकम में हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन ऑन कॉस्ट, जो केयर हम अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, तो जाहिर बात है इस केयर को देने के लिए भी क्या होता है, खर्चे की ज़रूरत होती है, इस पर भी पैसे लगते हैं, ठीक है। तो इंटरवेंशन के बाद, ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद आपकी जो इकोनॉमिक, आपकी जो माशी कंडीशन है उस पर किस तरह के असरात मुरतब हुए हैं, आया आप इकोनॉमिकली अनस्टेबल हुए हैं, आया आपकी माशी कंडीशन में ख़राबी आई है, कमी आई है या नहीं। तो ये सब कुछ हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस में इसकी इवॉल्वेशन करते हैं। इवॉल्वेटेड यूजिंग इकोनॉमिक और फार्माको इकोनॉमिक एनालिसिस, इसकी इवॉल्वेशन हम इस तरह से करते हैं कि हम अपनी जो माशी या जो पेशेंट के लिए हमने मेडिसिन लेने होते हैं, जो हम ट्रीटमेंट के दौरान उन पर ख़र्चा कर रहे थे, तो उस ख़र्चे की जब हम एनालिसिस करते हैं, उनकी जब हम जायज़ा लेते हैं, तो इससे हमें इकोनॉमिक आउटकम जो है वो मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे साथ कोस्ट की जो है टाइप्स है, जिसमें हमारे साथ एक डायरेक्ट मेडिकल कोस्ट है और एक डायरेक्ट नॉन मेडिकल कोस्ट है। डायरेक्ट मेडिकल कोस्ट में आप जो है डायरेक्टली फिजिशियन के साथ विजिट करते हैं, फिजिशियन से जो है आप मिलते हैं या हॉस्पिटलाइज होते हैं या मेडिकेशन लेते हैं, ठीक है। जबकि डायरेक्ट नॉन मेडिकल कोस्ट में आपके पास जो केयर गिवर होते हैं, ठीक है, तो वो केयर गिवर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो आती है, ठीक है।
ह्यूमनिस्टिक आउटकम में इम्पैक्ट्स ऑफ एन इंटरवेंशन ऑन पेशेंट रिपोर्टेड एंड पॉइंट। ठीक है, जो इंटरवेंशन जो केयर आपने पेशेंट को दी थी तो उस केयर की वजह से आपकी जो पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उस पर एंड पर क्या असरात हुए हैं, आया उनकी सेहत में बेहतरी आई है या नहीं, तो इसको कहता है ह्यूमनिस्टिक आउटकम। इवॉल्वेट यूजिंग पेशेंट क्वेश्चनियर्स और सर्वे, और इसकी जो एवॉल्वेशन है वो हम इस तरह से करते हैं कि हम अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस करते हैं या उनकी सर्वे करते हैं, और सर्वे के ज़रिए हमें पता चलता है कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह से है, जिसमें हम उनकी हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेक करते हैं, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को क्या करते हैं मालूम करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट इस केयर से कितनी % सेटिस्फाई है, और पेशेंट की जो प्रेफरेंसेस है मतलब वो केयर के हवाले से उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, वो क्या कह रहे हैं, क्या ख़यालात है, उसको हम एसेस करके हम क्या करते हैं ह्यूमनिस्टिक आउटकम को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे टाइप्स है आउटकम के, तो पेशेंट आउटकम में हमारे साथ डिजीज़ या कंडीशन स्पेसिफिक आउटकम है। ख़ास बीमारी के हवाले से हम उनसे क्या करते हैं डेटा लेते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल सिम्पटम्स हो गए, साइकोलॉजिकल आउटकम हो गए, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट हो गई, और पेशेंट सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम में हम यूनिट या हॉस्पिटल लेंथ ऑफ स्टे इसके हवाले से बात करते हैं। ठीक है, कि हॉस्पिटल में स्टे करने के दौरान इन पर कितना ख़र्चा आया या इन्होंने कितनी एक्सपेंसेस बर्दाश्त की। जबकि नर्सिंग आउटकम में हम इम्प्रूवमेंट इन नर्सिंग नॉलेज एंड स्किल्स, नर्सिंग के जो नॉलेज और स्किल्स है उसमें हम इम्प्रूवमेंट के हवाले से क्या करते हैं नर्सिंग आउटकम में स्टडी करते हैं और असेसमेंट करते हैं। ठीक है, एनहांसिंग नर्सिंग पार्टिसिपेशन इन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग नर्सिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। मेजरेबल नर्सिंग सेंसिटिविटी आउटकम, मेजरेबल नर्सिंग सेंसिटिव आउटकम जो है वो कौन से है, तो इसमें हमारे साथ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आ जाते हैं, जो कि हॉस्पिटल से पेशेंट को बीमारियां लगी हुई होती है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पेशेंट फॉल्स हो गए, प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर से किस तरह से कितने लोगों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और पेन रिलीफ, तो ये असल में हमारे साथ मेजरेबल नर्सिंग सेंसिटिव आउटकम है। ठीक है, टाइप्स ऑफ आउटकम रिसर्च, इसी तरह से फिर हमारे साथ आउटकम रिसर्च के जो बेसिक 3 मेन टाइप्स है वो हमारे साथ मंदरजा झेल है, जिसमें एक हमारे साथ केयर रिलेटेड आउटकम है, मतलब जो केयर हमने अपने पेशेंट को दी है तो उस केयर से हमारे पेशेंट पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, तो उसको जब हम मेजर करते हैं तो इसको केयर रिलेटेड आउटकम कहते हैं। पेशेंट रिलेटेड आउटकम से मुराद मेजर पेशेंट बिहेवियर एंड एक्शन, मतलब जो केयर हमने अपने क्लाइंट को दी थी तो उस केयर से हमारे पेशेंट की जो बिहेवियर है, उनके जो एक्शन है, उसमें क्या तब्दीली हमें देखने को मिली है, क्या तब्दीली हमने ऑब्ज़र्व की है, तो उसको हम मेजर करते हैं। और परफॉर्मेंस रिलेटेड आउटकम रिसर्च में हम अपने नर्सिस की जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो स्किल्स जो नॉलेज है, उसकी हम क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं। फोकस एंड मेथड ऑफ आउटकम रिसर्च, ठीक है, अब हम आउटकम रिसर्च के जो मेथड और फोकस जिसमें हम फोकस करते हैं आउटकम रिसर्च में, तो उसके हवाले से बात करेंगे। आउटकम रिसर्च इज़ डिफरेंट दैन ट्रेडिशनल रिसर्च। ठीक है, आउटकम रिसर्च ट्रेडिशनल रिसर्च से ये थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ट्रेडिशनल क्लिनिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, ख़ास तौर पर डिजीज़ पर हम फोकस देते हैं, बीमारी पर हम क्या करते हैं फोकस देते हैं, बीमारी को अहमियत देते हैं, और इस बीमारी का जो इलाज है उसके लिए हम ख़ास ड्रग्स और ख़ास किस्म के एडवांस टेक्नोलॉजीज़ डिवाइसेस को हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसी तरह से इसके लिए हमने जो मेथड्स जो स्किल्स सीखे हुए होते हैं, तो वो हार्ड साइंसेस मतलब फ़िज़िक्स बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हुए सीखे होते हैं। ट्रेडिशनल क्लिनिकल रिसर्च में हम अपनी जो इंटरवेंशन है, अपनी जो मेथड्स है, उसकी एफिकेसी को हम क्या करते हैं देखते हैं कि हमने जो मेथड अप्लाई किया अपने क्लाइंट की डिजीज़ पर, तो वो कितना एफिशिएंट रहा। ठीक है, उससे कितना फ़ायदा पहुंचा हमारे क्लाइंट्स को।
इसी तरह से मैकेनिज़्म ऑफ डिज़ीज़ को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ट्रेडिशनल क्लिनिकल रिसर्च में कि जो बीमारी काज हुई है तो ये किस तरीके से काज हुई है। तो इसके मैकेनिज़्म ऑफ इन्फेक्शन को स्टडी करने के बाद हम फिर इसके मुताबिक क्या करते हैं, उस डिज़ीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं थ्रू ड्रग्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के जो इफ़ेक्ट है उसको हम देखते हैं। इसके अलावा आउटकम रिसर्च की अगर हम बात करें तो आउटकम रिसर्च में हम अपने पेशेंट और जो कम्युनिटी के जो नीड्स है उसको हम मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक हम उनको क्या करते हैं, केयर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आउटकम रिसर्च में हम प्रोसेसेस और डिलीवरी ऑफ केयर, मतलब किस तरीके से केयर दी जा रही है और किस तरीके से केयर जो है डिलीवर्ड की जा रही है पेशेंट को। इसी तरह से इसमें हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट की जो कंडीशन है उसको हम मुसलसल ऑब्ज़र्व करते हैं, मुसलसल उसको हमने मॉनिटरिंग पर रखा हुआ होता है। इसके अलावा जो आउटकम रिसर्च में हमने जो मेथड यूज़ किए होते हैं तो वो हमने सोशल साइंस से सीखे हुए होते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स, एपिडेमियोलॉजी से। आउटकम रिसर्च में हम क्या करते हैं, इफ़ेक्टिवनेस पर फोकस करते हैं। इफ़ेक्टिवनेस को हम देखते हैं कि जो केयर दी गई पेशेंट को या कम्युनिटी को, इस केयर से हमारे पेशेंट या कम्युनिटी के सेहत पर कितना असर पड़ा है। ठीक है, आया वो इफ़ेक्ट हुए हैं या नहीं। इसके अलावा कंसिक्वेंसेस ऑफ डिजीज़ ऑन पेशेंट, बीमारी की वजह से पेशेंट पर क्या असरात पड़े हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशियो इकनॉमिक फैक्टर, जो सोशियो इकनॉमिक फैक्टर्स है, इनके असरात को हम क्या करते हैं, आउटकम रिसर्च में स्टडी करते हैं। ठीक है, efficacy study, efficacy versus effectiveness. Efficacy studies, does the intervention work in a tertiary care setting with carefully selected patient under tightly controlled condition। एक ख़ास कंडीशन में आपने जो पेशेंट सेलेक्ट किए होते हैं केयर देने के लिए, तो उनको जो आप इंटरवेंशन दे रहे होते हैं तो आया वो इंटरवेंशन इफ़ेक्टिव है या नहीं, तो इसको हम एफिकेसी में स्टडी करते हैं। जबकि इफ़ेक्टिवनेस में हम क्या करते हैं, जो इंटरवेंशन हम दे रहे होते हैं तो वो इंटरवेंशन हमने अनसेलेक्टेड पेशेंट को देनी होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस सेटिंग के बेस पर। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस सेटिंग के बेस पर। तो इसमें हमारे साथ जो कंडीशन होती है तो वो भी अनकंट्रोल होती है। ठीक है, और जो केयर गिवर या केयर प्रोवाइडर होते हैं तो वो भी टिपिकल केयर प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, और वो जिस तरीके की प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं तो वो भी इतने ख़ास स्टैंडर्ड नहीं होते। क्वेश्चंस ऑफ आउटकम रिसर्च। आउटकम रिसर्च के जो मुख्तलिफ क्वेश्चन है जो कि हम आउटकम रिसर्च के दौरान करते हैं अपने क्लाइंट से, ठीक है, और नर्सिंग स्टाफ से, तो वो हमारे साथ मंदरज झील है। सम ऑफ द क्वेश्चंस रिसर्चर माइट आस्क इन एन आउटकम स्टडी इंक्लूड द फॉलोइंग। व्हाट आर द एंड रिजल्ट ऑफ पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट को हमने जो केयर दी है तो इस केयर की वजह से इसका जो एंड रिज़ल्ट है, जो नतीजा है, वो क्या निकला है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इफ़ेक्ट डज नर्सिंग केयर हैव ऑन द एंड रिज़ल्ट ऑफ अ पेशेंट केयर, मतलब नर्सिंग केयर के क्या असरात पेशेंट की केयर पर जो है वो मुरतब हुए हैं। हमने पेशेंट की जो केयर की तो इस केयर से पेशेंट पर क्या असरात मुरतब हुए। आर देयर सम नर्सिंग एक्ट्स दैट हैव नो इफ़ेक्ट्स एट ऑल ऑन आउटकम्स और देट एक्चुअली काज हार्म, आया कोई ऐसा नर्सिंग केयर, कोई ऐसी नर्सिंग स्किल ऐसी है जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट को कोई फ़ायदा ना पहुंचा हो या उससे हमारे क्लाइंट को नुकसान पहुंचा हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा हाउ डू वी डिस्टिंग्विश केयर प्रोवाइडेड बाय नर्स फ्रॉम केयर प्रोवाइडेड बाय अदर प्रोफेशनल इन एग्जामिनिंग पेशेंट आउटकम। पेशेंट आउटकम को जब हम एग्जामिन कर रहे होते हैं तो इस दौरान हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो केयर नर्सिस ने दी थी वो आया इससे पेशेंट की जो सेहत है इसमें बहाली आई है, या जो दूसरे प्रोफेशनल मेंबर्स ने दी थी उनकी केयर से ये आउटकम हमारे साथ पॉजिटिव आई है। तो इसके बारे में हम किस तरह से मालूम करेंगे कि किन की केयर की वजह से इनकी सेहत में बेहतरी आई है या इनकी सेहत जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। तो ये वो ख़ास किस्म के क्वेश्चन है जो कि हम यूजुअली आउटकम रिसर्च के दौरान करते हैं।
इसी तरह से मेथड्स एंड डिज़ाइन यूज़ इन आउटकम रिसर्च में हम जो मेथड और जो तरीके यूज़ करते हैं वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। सो क्वालिटेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फिनोमिनास के बारे में हम अपने स्टाफ मेंबर्स और क्लाइंट्स को बताते हैं। इसी तरह से आइडेंटिफाई रिलेवेंस ऑफ फाइंडिंग टू स्पेसिफिक पेशेंट ग्रुप, ख़ास ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं तो उनके हवाले से हमें जो फाइंडिंग मिली हुई होती है, ठीक है, जो हमने फाइंडिंग की होती है तो उसको हम देखते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड में हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के ज़रिए रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम डेटा सिंथेसिस करते हैं, मेटा एनालिसिस करते हैं, डिसीजन एनालिसिस करते हैं और इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। जबकि ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम कोहॉर्ट स्टडी करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी करते हैं और सर्वे करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हेल्पफुल टूल है जिससे हमें फ़ायदा मिलता है आउटकम रिसर्च के दौरान, तो वो हमारे साथ मेटा एनालिसिस है, ठीक है, जिसमें हमने जो डेटा गैदर किया होता है तो उस डेटा की हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस पर हम बेस मुबाहिसा करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिसीजन एनालिसिस से मुराद ये है कि जो फ़ैसला हम करने वाले होते हैं तो उस फैसले पर हम नज़रसानी करते हैं, उसको बार बार देखते हैं कि जो डिसीजन हम लेने वाले हैं आया ये ठीक है या नहीं, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो हेल्पफुल टूल है जो कि हमें आउटकम रिसर्च में बहुत ज़्यादा मदद देती है, ठीक है। हु परफॉर्म आउटकम रिसर्च, आउटकम रिसर्च कौन कर सकते हैं, ये फार्मासिस्ट कर सकते हैं, फिजिशियन कर सकते हैं, नर्सिस कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर सकते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये कर सकते हैं। नर्स रोल इन आउटकम रिसर्च में नर्सिस का क्या किरदार होता है। नर्सिस का किरदार ये होता है कि आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल आउटकम और डिलीवर्ड नर्सिंग केयर। जो नर्सिंग केयर उन्होंने डिलीवर्ड किया हुआ होता है तो उस नर्सिंग केयर का जो मीनिंगफुल आउटकम होता है, मतलब जो फ्रूटफुल नतीजे होते हैं, तो उसको क्या करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना ये नर्सिस का काम है। इसके अलावा इवॉल्वेट पेशेंट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम नर्सिंग सर्विसेज, जो नर्सिंग सर्विसेज पेशेंट को दी गई थी तो आया इन सर्विसेज से आपके जो पेशेंट है, आपके जो क्लाइंट है, ठीक है, वो सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं। तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन है उसकी इवैल्यूएशन करने का काम ये नर्सिस का काम है। बेस ऑन रिज़ल्ट की बुनियाद पर इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर करेक्टिव एक्शन प्लान, नतीजे की बुनियाद पर जो है प्लानिंग करना और उस प्लानिंग को फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, ये किन का काम होता है, ये नर्सिस का काम है। इसके अलावा कंटिन्यू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन और मुसलसल नर्सिंग इंटरवेंशन में इम्प्रूवमेंट लाना ये नर्सिस के रोल में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ आउटकम रिसर्च, तो ये आप खुद देख सकते हैं, ये आपकी असाइनमेंट हो गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 3 नर्सिंग रिसर्च का, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन फ्रीली कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे डायरेक्ट रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।